नमस्कार, मैं अशोक कुमार माली, राजस्थान दर्पण न्यूज से। आज हम मौजूद है बिहार के श्रम कल्याण विभाग, जहां श्रम कल्याण विभाग अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना को श्रम कल्याण विभाग द्वारा आम जन को कैसे लाभान्वित करते हैं। तो जानते हैं श्रम कल्याण विभाग के अधिकारी मुकेश जी से। कहेंगे कि सरकार द्वारा चलाई गई जो महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका राजस्थान दर्पण न्यूज में। नमस्कार, आपका भी राजस्थान धड़कन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप इस पद के लिए कैसे प्रेरित हुए, इस बारे में थोड़ी आपकी जानकारी बताइए, और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता कैसे रही है? मैं पिछले 3 साल से मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ। इससे पहले भी मैंने 4 सरकारी नौकरियों के लिए जॉब छोड़ी है मैंने, और यहाँ आरएस एग्ज़ाम के थ्रू आया हुआ हूँ। और जो यहाँ पर जो एक सेटिस्फेक्शन मिला है वो इस जॉब में आने के बाद ही मिला है मुझे। सर, आपकी अपनी कार्यशैली की सफलता को लेकर किस प्रकार आप मापदंड देते हैं, इसको किस तरह मापते हैं? जैसा कि मैं भी एक पुअर फैमिली या एक लेबर परिवार से हूँ, जहाँ पर मैंने एक मजदूरी को अपने आंखों से देखा है और मजदूरी करते हुए भी पढ़ाई भी की है। तो मैंने यहाँ पर जो लोग आते हैं, सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सुविधाओं का लाभ ले सके और वहाँ से एक सीमांत व्यक्ति तक उस सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँच सके। सर, एक श्रम कल्याण विभाग की अधिकारी की परिभाषा क्या होती है? जैसा कि श्रम कल्याण अधिकारी एक तरह से श्रमिकों के कल्याण के लिए होता है। श्रमिकों के कल्याण के लिए जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उन सरकार की योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाना। उनके अगर किसी फैक्ट्री या किसी और संस्थानों में कार्य कर रहे हैं तो उनके नियमों के आधार पर उनकी कार्यशैली आगे से आगे कार्य करे और उनका संस्थानों द्वारा या परिसर के मालिकों द्वारा उनके किसी रूल के बिना रूल का फायदा देते हुए उनको लाभ पहुंचाए। सर, श्रमिकों के प्रमुख समस्याओं को निवारण किस प्रकार देखते हैं आप? इस समस्या का समाधान विशेष तौर से किस तरह किया जाता है? जैसा कि मैं ब्यावर में मेरे पोस्टिंग होने के बाद मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पर एक बना हुआ था श्रमिकों का कि यहाँ पर कार्य नहीं होता है। वो डर्रा मैंने चेंज किया मेरे आने के बाद। यहाँ पर मैंने आने के बाद लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए मैंने यहाँ पर वितरित किए, जो कि सरकारी योजनाओं के थ्रू उनको लाभ दिया गया। और जैसा कि यहाँ पर जितनी भी शिकायतें आई मेरे पास, उन शिकायतों में उनको ये डर लगता था कि शिकायत करे या नहीं करे, ऑफिस में सुलझाएंगे नहीं सुनाएंगे, या क्या पता कि ओनर द्वारा हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ मैंने उनको अच्छे से समझाई, श्रमिकों को जो अगर शिकायत लेके भी आता है, और जितना हो सकता है मैंने उनको लाभ दिलाने की कोशिश की है। आए दिन जैसे कि कई बार अखबारों में भी आया है कि श्रमिक कल्याण केंद्र द्वारा श्रमिकों को राहत पहुंचाई गई, किसी को 2 लाख रुपए का चेक दिया गया, किसी को 50,000 रुपए का चेक दिया। वो श्रमिक जो यहाँ आने से घबराते थे, उन श्रमिकों को अधिक से अधिक मैंने लाभ दिलवाया। सर, एक श्रम कल्याण अधिकारी के रूप में आप किन नैतिक मूल्यों को लेकर सबसे अधिक महत्व देते हैं? सबसे ज़्यादा तो जो नैतिकता होनी चाहिए, ये अपना खुद के अंदर की आत्मा से कहना चाहिए कि क्या एक गरीब आदमी वो उस जिस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उन बच्चों की पढ़ाई क्या नैतिकता के रूप में उन नैतिक लक्ष्यों को वो खुद भी तो एक अपने उसका पालन करना चाह रहा है, तो क्या वो हो पा रहा है? तो अगर अपन उनकी स्थिति पे वहीं पे रह के अगर उनकी तरह सोचेंगे तो शायद इस सीट का ज़्यादा बेहतर उपयोग हो सकता है। सर, आजकल देखा जा रहा है कि बाल मजदूर को लेकर श्रम कल्याण विभाग क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों में जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार भी ब्यावर जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने पर जोर दिया गया है। तो पिछले 3-4 महीनों में जो कार्रवाई है, जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों में जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार भी ब्यावर जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने पर जोर दिया गया है। तो पिछले 3-4 महीनों में जो कार्रवाई है, लगभग 30 से ज़्यादा एफआईआर 30 से ज़्यादा के बाल श्रम मुक्त करवाए हैं, जिनमें एफआईआर वगैरह भी हुई है। और इन ठोस कार्रवाइयों का हमने दिन प्रतिदिन न्यूज़पेपर या के माध्यम से या हमारे ऑफिस के स्टाफ द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि बाल श्रम से मुक्त करवाना सबसे पहला धैर्य है, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा अवगत करा के और इन पे कार्रवाइयाँ भी करवाई है। सर, श्रम कल्याण विभाग का मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में? सबसे पहला उद्देश्य एक पॉइंट टू पॉइंट में बता देता हूँ। सबसे पहला काम है कि श्रमिकों का कल्याण हो। श्रमिकों का कल्याण से आशय कि जितनी भी सरकारी योजनाएं वो उनका लाभ उन तक पहुँचे। दूसरी बात
कि जो श्रमिकों की जो शिकायतें होती है, श्रमिकों की शिकायतों में ये होता है कि परिसर मालिक हमसे ज़्यादा काम करवाता है, हमें सैलरी नहीं देता है। तो उनके लिए अगर यहाँ पर जो भी शिकायत आती है, उन शिकायत का निवारण किया जाता है। तीसरी बात, जितने भी केसेज होते हैं, किसी की दुर्घटना हो जाती है, किसी का एक्सीडेंटली वहाँ पर डेथ हो जाती है, उनके लिए जो केस लगा के WCC के जो केस सुने जाते हैं वो श्रमिक विभाग द्वारा सुने जाते हैं और उनको उचित लाभ दिलवाने का प्रयास किया जाता है। सर वर्तमान में अभी किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इस पर? जैसा कि मेनली प्रॉब्लम क्या होती है कि एक बीच में एक ई मित्र वाला सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि ई मित्र द्वारा प्रलोभन देके उनको बहला फुसलाकर ये कहा जाता है कि आपका काम यहीं से हो जाएगा। तो इन्हीं वजह से श्रमिक जागरूक नहीं होता और जागरूक नहीं रहने के कारण, उन्हीं के कारण श्रमिक दिन प्रतिदिन उनके जाल में फंस जाता है, ई मित्रों के जाल में, और उन ई मित्रों के जाल में जिससे कि श्रमिक कल्याण का यानी श्रमिक विभाग का एक जो छवि होती है वो उनकी वजह से ही खराब होती जा रही है। तो मैं श्रमिकों को भी यही है कि वो जागरूक रह के इनका अवेयर रहे और योजनाओं का लाभ ले। सर आप विभाग की वर्तमान नीतियों में और कार्यक्रम का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं और ऐसी नीतियों को सुधारने के लिए आप क्या प्रयत्न करना चाहेंगे? सबसे पहले तो श्रमिकों को जागरूक रहना चाहिए। जागरूक रहने के साथ साथ उनको ये देखना चाहिए क्या जो चीज़ अपन सोच रहे हैं, जो चीज़ अपन कर रहे हैं, जैसे किसी भी योजना का अगर श्रमिक को लाभ लेना है, वो लाभ के सारे मापदंड उनके परिवार में अगर कोई भी पढ़ा लिखा होता है तो वो वेबसाइट पे उपलब्ध होता है। वो वेबसाइट पे उपलब्ध उसको पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, कौन सी योजना का किस तरह लाभ होता है, कितने दिन में क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती, वो सारी योजनाओं का एक उचित प्रक्रिया होती है। वो कोई भी श्रमिक या किसी भी गांव या दूरस्थ क्षेत्र से भी वो इनको देख के अपना क्रिया कर सकता है। ये एक जागरूकता स्वयं में होनी चाहिए। ये सरकार की जो नवीनतम कल्याणकारी योजनाएं हैं इसके बारे में बताएं सर, विभाग किस तरह इसको लागू करता है? सरकार की जैसे अभी सरकार की बहुत सारी योजनाएं श्रमिक विभाग द्वारा चल रही है, जैसे निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना है, जिसमें वहाँ उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। एक 6 क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की छात्रवृत्ति दी जाती है, या अगर मेडिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाते हैं उसमें भी छात्रवृत्ति दी जाती है। दूसरी योजना एक प्रसूति योजना होती है, जिसमें कि अगर लड़का या लड़की होने पे 20 से 21 हज़ार रुपये की सहायता दी जाती है। और भी दूसरी योजनाओं में जैसे दुर्घटना बीमा, दुर्घटना क्लेम की योजनाएं की जाती है, जिसमें 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। और अदर स्कीम में देखते हैं तो सुलभ आवास योजना भी है, और शुभ शक्ति योजना अभी थोड़े कई दिनों से सरकार द्वारा बंद की हुई है, तो शायद आगे भविष्य में हो सकता है कि चालू भी हो जाए। और कई निर्माण श्रमिकों को जैसे बच्चे IIT IIM में पढ़ते हैं, है ना, तो उनके बच्चों के लिए फीस का पुनर्भरण होता है। और दूसरी की व्यावसायिक शिक्षा के लिए और या खेल वगैरह में ओलंपिक वगैरह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए भी स्कॉलरशिप दी जाती है। सर विभाग द्वारा जनता के बीच संवाद को किस तरह बेहतर बना जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय? इसके लिए सबसे देखो, जैसा कि एक चीज़ देखी जा रही है कि हर विभाग में कर्मचारियों की शॉर्टेज है, क्योंकि हम आए दिन हमारे पास जितने काम होते हैं तो 1 या 2 आदमियों से पूरा जिला सुचारू रूप से नहीं चल सकता। उसके लिए सबसे पहला काम तो हमें एक तरह से स्टाफ की आवश्यकता है। लेकिन एक दूसरी बात ये देखी जा सकती है, हम लोग कम स्टाफ होने के बावजूद भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिससे कि हमारी छवि खराब नहीं होती है, डिपार्टमेंट की छवि खराब नहीं होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग आज तक जो मेरे कार्यकाल में आए हैं, लगभग 1 या 2 शिकायत ही कहीं कलेक्टर महोदय तक पहुंची होगी, और जिनका निवारण भी हाथों हाथ किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी शिकायतें आई हैं वो शिकायतें हाथों हाथ सोल्व हो जाती है, और साथ में ऐसा मौका मिलता ही नहीं कि श्रमिक शिकायत भी कर सके। सर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पारदर्शिता को बढ़ाने को लेकर विभाग द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? देखो, जैसा कि पहले ऑफलाइन होता था, ये श्रमिक विभाग द्वारा जितने भी चेक वगैरह बनते थे या जो भी होता था, ये एक ऑनलाइन होता प्रोसेस, वो ऑफलाइन प्रोसेस होता था। लेकिन कुछ समय से ये बिल्कुल प्योरली ऑनलाइन हो गया है। इसमें ऑनलाइन होने के साथ साथ किसी भी तरह की कोई भी पारदर्शिता में बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सकता है कि हमारा आवेदन कहाँ पर है, किस जगह पर है, और इस आवेदन में हमारे पे ऑफिसर द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, और अब कितना एक्सेप्ट हुआ है,
या रिजेक्ट हुआ, वो सारी पारदर्शिता के साथ सारे काम श्रमिक विभाग में होते हैं। सर, जैसे कि कहते हैं कि गैर सरकारी संगठन और समुदाय और नेता के साथ विभाग द्वारा किस स्थिति से इसको काम करता है सर? जैसे कि एनजीओ वगैरह ये जो हमारे क्षेत्र में काम कर रही है, जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले आप एक संस्था जतन संस्था द्वारा भी एक एनजीओ की एक संस्था थी, उसके द्वारा भी कार्रवाई जो चाइल्ड रेस्क्यू या चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से हम काम करते हैं, जिनके लिए बाल श्रम रेस्क्यू में कार्रवाई की जाती है। और भी दूसरी संस्थाएं जो फैक्ट्रियों के मजदूर लगे हुए हैं उनके भी यूनियन है, महिला शक्तियों के भी यूनियन है। कुछ एनजीओ जो अदर एनजीओ द्वारा ये अलग अलग चुनौतियां जो श्रमिकों के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उन चुनौतियों के माध्यम से उनको देखा जाता है, उन चुनौतियों का निवारण के लिए हम लोग जाते हैं और उनका निवारण करते हैं। सर, विभाग द्वारा जो जरूरतमंद बंदों के पास क्या ये योजनाएं पहुंच पा रही इस बारे में? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पिछले कुछ समय से सभी लोगों को ऐसा लगता था कि हमारा तो रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं या हमें तो छात्रवृत्ति मिलेगी नहीं, ऐसा अरे ऐसा। तो लेकिन जो मेरे आने के बाद कुछ सालों में जो हमारे पुराने अधिकारी भी थे उन्होंने भी भरसक प्रयास किया और मैंने और ज़्यादा इस चीज़ को सीमांत व्यक्ति तक यानी दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाने का प्रयास किया है कि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उसके लिए लगभग मैंने 2 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन भी बहुत संख्या बढ़ाई है और मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा देने की कोशिश की है। सर, लास्ट में और आता है सर, डिजिटल और प्रौद्योगिकी को उपयोग को लेकर श्रम कल्याण विभाग किस तरह से उसको मैनेज कर रहा है? डिजिटल एक तरीका अपनाने के लिए जैसे कि हाल ही में अभी कुछ समय से हमारे पोर्टल पर और भी कई अपडेट किए गए हैं। उन अपडेट में ये है कि जो भी स्कीम्स वगैरह ये होती है उन स्कीम्स ऑटोमेटिक आधार से अपडेट हो जाती है। आधार से अपडेट होने के बाद अगर मान लो किसी श्रमिक की स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहा है तो उनका रिजल्ट आने के बाद वो ऑटोमेटिक अपडेट लेके उसमें जैसे फील होता है ऑटोमेटिक अपडेट होने के बाद उनके पास सब कुछ मैसेज के थ्रू जानकारी मिलती है। अगर यहाँ से कोई कार्रवाई होती है उस कार्रवाई का मैसेज आता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने एक बंदे ने मोबाइल में दिखाया कि हमारी ये है, तो वो एक तरह से मैसेज जाके मोबाइल में वो सारी प्रक्रिया उसको समझा दी जाती है कि आपका इस मैसेज इस आवेदन पर ये कार्रवाई हो गई है और ये कार्रवाई होने के बाद आपको ऑफिस में जाना है या नहीं जाना। और उसमें साथ में लिखा हुआ ये भी आता है कि आप किसी भी बहकावे में या भ्रष्टाचार के प्रलोभन में नहीं आए। ये बार बार श्रम विभाग बार बार कहना चाह रहा है। अगर किसी भी श्रमिक के पास कोई भी फ़ोन आता है, कभी भी श्रम विभाग ये फ़ोन करके नहीं कहता है कि हम आपका आवेदन पास कर देंगे, आज ही ऑफिस में आके अपना आवेदन पास करा के जाइए। ऐसा कभी भी श्रम विभाग नहीं करता है। सर, चैनल के माध्यम से आम जन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय को लेकर? जैसा कि दिन प्रतिदिन रोजगार के लिए जन मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्र के माध्यम से हम रोज़ाना ये कह रहे हैं कि कोई भी श्रमिक किसी भी ई मित्र के बहकावे में नहीं आना चाहिए और जितना भी ज़्यादा श्रमिक है उनको जागरूक रहना चाहिए। जागरूकता के साथ साथ आपको हर चीज़ एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को समझ के ही आपको हर चीज़ फॉर्म भरना चाहिए। जैसा कि प्राय मैं देखता हूँ कि लोग रिजल्ट आने के से पहले ही फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट की डेट होती है वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। कुछ दस्तावेज वो अपलोड नहीं करते हैं और ज़्यादातर जो चीज़ देखी गई है वो क्या देखी जाती है कि श्रमिक जो होते हैं उसमें जैसे नरेगा श्रमिक हमारे यहाँ एप्लीकेबल है, तो नरेगा श्रमिक में लोग 10 दिन काम करके वो फॉर्म चढ़ा देते हैं। वो उनकी जागरूकता के कारण वो निरस्त हो जाता है, क्योंकि मिनिमम 90 दिन का एक सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी होता है श्रम विभाग में। या तो वो नियोजन प्रमाण पत्र हो, जैसा कि कहीं कारीगरी या बेलदारी का किया हुआ हो, या मतलब किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हो किसी भी तरह का, और या फिर नरेगा में 90 दिन कम से कम 90 दिन उसने आवेदन की तिथि से पहले किया हो, 1 साल में आवेदन की तिथि से 90 दिन का काम किया हो, तभी वो एक्सेप्ट होता है। ये जानकारी मैं लोगों तक देना चाहता हूँ। फॉर्म भरने से पहले आप 90 दिन जरूर देखें, आवेदन से 1 साल के अंतर्गत 90 दिन जरूर होने चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल से दिया।